सभी दर्शकों की सेवा में जोगा सिंह कैद का नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपसे माफ़ी चाहेंगे कि कुछ तकनीकी गड़बड़ के कारण हम जुड़ नहीं पाए। काफ़ी समय हमारा निकल चुका है और एक दो बार हमने प्रयास भी किया और अब फिर हमारे टेक्निकल एडवाइज़र लक्ष्मण भाटी जी भारतीय के दिशा निर्देशानुसार इसको दोबारा हम शुरू कर रहे हैं, तो देखते हैं। तो मैंने अभी आज जो सहज चर्चा का अंक हम लेकर के आए हैं, इसमें हमने इनवाइट किया है आदरणीय श्री जान ही गए होंगे आप, बलकार सिद्धू जी को। जी हाँ, आप जो है चंडीगढ़ में विराजते हैं। मैंने इनविटेशन उनको भेज दिया है। आप वाइस चेयरमैन हैं, आप बलकार सिद्धू जी वाइस चेयरमैन ऑफ चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी और चरित्र अभिनेता भी हैं। नाटक भी खूब करते हैं, फिल्में भी करते हैं और चरित्र अभिनेता भी हैं। तो मैंने उनको इनविटेशन भेज दिया है। तो अगर बलकार सिद्धू जी मेरी बात सुन रहे हैं तो आप मेरे से जुड़िए ताकि इस कार्यक्रम को हम शुरू कर सकें। और अभी हमारे कुछ साथी जुड़े हैं और मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि देरी के लिए क्षमा चाहते हुए आप सब लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए ताकि सभी लोग इस कार्यक्रम को सुने, देखें और जो भी हमारे आदरणीय आमंत्रित अतिथि हैं उनकी बातों से कुछ ना कुछ आपको जरूर दिशा निर्देश मिलेगा। तो आदरणीय श्री, हाँ जी, नजर आ गए हैं मेरे को, मैं उनको अपने ऐड करता हूँ। बलकार सिद्धू जी अभी जुड़े थे और दोबारा जुड़ने का प्रयास कर रहे होंगे। लक्ष्मण भाटी जी भी उपस्थित हो गए हैं, अभी उन्होंने कुछ दिशा निर्देश दिए थे। तो अभी जुड़ते जुड़ते जुड़ नहीं पाए, दोबारा कोशिश कर रहे होंगे। इनविटेशन मैंने भेज दिया है आदरणीय श्री बलकार सिद्धू साहब को। आप प्ले में, फिल्मों में चरित्र अभिनेता और बहुत कुछ कलाएं आपके अंदर हैं जो आप देश विदेश में दुनिया के साथ साझी करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। आदरणीय बलकार सिद्धू जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है और सभी दर्शकों से मैं क्षमा चाहते हुए इस कार्यक्रम को आज शुरू करने जा रहा हूं कि थोड़ी हमारी तकनीकी गड़बड़ी के कारण जो है थोड़ा विलंब हुआ। इसके लिए हमारे बड़े दिल के दर्शक हैं, वो हमें इसके लिए माफ करेंगे और इसके लिए मैं भी प्रार्थी हूँ, क्षमा प्रार्थी के दर्शक गण माफ करेंगे हमें, नाजरीन सभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है सिद्धू साहब कि कलाकार जो है वो हमेशा माफी का याचक होता है और क्योंकि बेशक हम बहुत अच्छी अच्छी कलाएं करते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कलाकार से कुछ ना कुछ भूल हो जाती है। दर्शक जो है वो इतने आपसे प्यार करते हैं कि वो बिना माफी मांगे ही माफी दे देते हैं। तो हमें भी थोड़ा करेंगे। अरे उनके स्नेह के लिए, उनके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा उनका। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। सिद्धू साहब, आप
वाइस चेयरमैन हैं चंडीगढ़ के जी। नाटक संगीत अकेडमी के, चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी। संगीत नाटक अकेडमी। और जी। हमारे दोस्त भी हैं आपके साथ एक, कौन साहब हैं जी? प्रीतम सिंह जी, रूपल। प्रीतम सिंह रूपाल, वो हाँ जी, सेक्रेटरी है पंजाब संगीत नाटक अकेडमी के। जी हाँ, आकाशवाणी में थे वहां चंडीगढ़ में। जी जी बिल्कुल, वहां से वो सेवानिवृत्त हुए हैं, बेदाग इतनी लंबी सर्विस के, और बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, बहुत उम्दा स्वभाव है उनका, बहुत मिलनसार है। जी जी जी, जी। मेरा जाना हुआ था एक बार चंडीगढ़, जी जी। तो आकाशवाणी गया था, तो इनके घर ही रुके थे और खूब अच्छी टहल सेवा की हमारी। और अरे गुड़िया का पेपर देने के लिए गए थे, तो गुड़िया को वहां छोड़ना, वहां से लाना ले जाना, और वहीं आपकी जो व्यवस्था कर रखी है मेहमानों के लिए, वहीं हमें रुकवाया गया था। तो उनका बड़ा याद करता हूं मैं अभी, अगर वो प्रोग्राम को देख रहे हैं तो मेरा सत श्रीकाल स्वीकार करें। और आप अब बिल्कुल। आते हैं हम आपकी बात के ऊपर। जी वैसे तो क्या है कि पिछले अंक के अंदर आपको एक बार बुलाया था, तो जी। व्यस्तताओं की वजह से आपको पटना साहब जाना पड़ा था। वहाँ एक बहुत बड़ा आपका आयोजन था, उस समय आप इसमें शरीक नहीं हो पाए थे, तो दूसरे किसी कलाकार को हमने आमंत्रित मैं किया था। वैसे ही आपकी जानकारी लेके बता दूं कि रात हमारा शो था हांसी हिसार, तो वो 5-6 घंटे का रास्ता है। सुबह 5 बजे चंडीगढ़ वापस पहुंचे, थोड़ी सी आंख झपकी, और फिर 10:30 बजे लिटरेरी प्रोग्राम था हमारा पंजाबी लेखक सभा का, तो उसकी प्रधानगी की जिम्मेवारी भी मेरे पे है। तो वो दोपहर को वो खत्म हुआ, और 3:30 बजे एक ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो संसार में अमन और शांति रखी जाए, इस विषय पर वो बनी हुई संस्था। फिर उनकी खत्म हुई 7:30 के करीब। फिर आते ही मैंने आपका स्विच ऑन करने की कोशिश की, कि क्योंकि आपके साथ प्रॉमिस है, कमिटमेंट है, तो हमें यह है कि जो प्रतिबद्धता है, वचनबद्धता है, वो अपनी तरफ से निभा दी जाए। अब ये टेक्निकली प्रॉब्लम आ गई, जिससे हमारे नाजरीन देखने वाले बेचारों को सहना पड़ा, बर्दाश्त करना पड़ा, तो हम उनसे वही फिर माफी के तलबगार हैं। जी जी, तो सिद्धू साहब, आपकी ये जो कला है, ये कहाँ से शुरू हुई? आप चंडीगढ़ में ही विराजते हैं? ये आजकल तो हम चंडीगढ़ में ही हैं, लेकिन मेरा जो जन्म स्थल है वो पंजाब का एक बहुत ही ऐतिहासिक जिला है अमृतसर। और हाँ, अमृतसर के पास गांव पड़ता है मक्खन मंडी। तो ये हमारे जो 9वीं पातशाही साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी द्वारा वरुसाया हुआ गांव है। तो वहाँ खाकसार की पैदाइश हुई। ये आज से तकरीबन 70 साल पहले। तो ये 12 अगस्त 1952 में मुझे यहाँ पे वो हमारे फ्रीडम फाइटर है मेरे पिताश्री, वो आजादी घुलाटी हम पंजाबी में बोलते हैं, स्वतंत्रता सेनानी, जरूर। आईएनए के बहुत वो बड़े सिपाही थे, सरदार निरंजन सिंह सिद्धू। और माता श्रीमती दलजीत कौर जी। तो तब हमारा आज से वहाँ गांव में बचपन की परवरिश, और ये वो स्कूलिंग जो है, वो स्कूल में पढ़ाई जो शुरू वाली होती है बेसिक्स, तो वो वही हमारे गांव से ही है। जी। जी जी जी, तो वहां से आप कितनी पढ़ाई करके फिर चंडीगढ़ आए? वो शुरू वाली क्लासें थी, तो बाद में पेरेंट्स क्योंकि मेरे चंडीगढ़ में थे, तो उनको लगा कि बच्चा बड़ा हो रहा है, गांव में दादी के साथ रह रहा है अकेला, तो बिगड़ जाएगा बच्चे, फिर वो अकेले, जब वो उनको प्यार ज्यादा दादियों करती है ना, पेरेंट्स होते नहीं, तो उनको भी इसको ले आओ इधर शहर में आगे पढ़ाई के लिए। तो बड़ी क्लासों की फिर पढ़ाई मेरी स्कूल कॉलेज वाली और दूसरी वो सारी फिर चंडीगढ़ में ही हुई, और यहीं पर फिर वो जॉब जूब और ऑल सब कुछ हुआ। जी
यानी कि वो जो सब लोग आपको मतलब गांव का बड़ा प्यारा बच्चा समझते थे, है ना? और आप जी जी चंडीगढ़ में जी। आए तो चंडीगढ़ वाले भी आपको सबसे ज्यादा प्यार देना शुरू कर दिया, देखो आप। अब वो ये क्या कला चंडीगढ़ आई वाले, आपके अंदर? नहीं ऐसा है कि शुरू शुरू में तो मेरा सच्ची बात बताऊं, शहर में दिल ही नहीं लगता था। हम गांव वाले खुले माहौल में तो आने वाले, और यहाँ लोग थोड़े से सोफिस्टिकेटेड, और वो मतलब से बात, उतनी सी बात करनी, ये वो इस तरह का माहौल था। लेकिन धीरे धीरे हमें आइडिया हो गया, एडजस्टमेंट हमने भी करनी शुरू कर दी। फिर लोगों का प्यार मिला कला की वजह से। यानी जब हम इस क्षेत्र में आए, वो चाहे रंगमंच हो, थिएटर हो, एडवर्टीजमेंट्स हो, फिल्में हो, या लिटरेरी एक्टिविटीज हो, तो जब ये कोमल कलाओं के साथ साथ जब हमारी वाबस्तगी हुई, जुड़ाव हुआ, तो फिर आप जैसे जो लोग गुणी हैं, तो उनकी संगत हमें मिली, तो कुछ थोड़ा बहुत हमारी सामर्थ्य बढ़ी, तो फिर उसकी वजह से कुछ थोड़ा बहुत प्यार हमें यहाँ चंडीगढ़ के लोगों ने दिया जी। अच्छा, ये आपने जो भी जितनी भी कलाएं हैं आपकी, मल्टीपर्पज कलाएं हैं आपकी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं आप। तो ये वैसे तो ये जाता है कि जितनी भी कलाएं आदमी के अंदर होती हैं वो अपने आप अंदर से पैदा होती हैं, या आपने पैदा की? नहीं ऐसा है, तो अब अगर मैं कहूं कि पैदा की या सीखी, तो वो तो ज्यादा बेहतर होगा। अंदर से होती हैं, ये भी चलो क्रेडिट हम उस महाशक्ति को, भगवान को, ईश्वर को, वाहेगुरु को दे देते हैं, दे देना जी। चाहिए। उसमें थोड़ी सी ह्यूमिलिटी रहती है, वो निम्रता रहती है। लेकिन सच्ची बात है कि बगैर शिक्षा दीक्षा के आप कुछ नहीं सीख सकते। स्कूल में जाते जी। हैं आप, एबीसी पढ़नी शुरू करते हैं, का खा गा पढ़ते हैं, तभी सीख पाते हैं। और अगली कक्षाओं में जाते हैं और वहां से कुछ धारण करते हैं, पढ़ाई। तो ये सिलसिला तो थ्रू आउट लाइफ, सारी उम्र, ता उम्र चलता ही रहता है। जिंदगी के हम्म। इतने फील्ड्स हैं, इतने क्षेत्र हैं, तो कहीं से कुछ, किस तरह की पढ़ाई, किस तरह, तो मनुष्य तो बेचारा सारी उम्र सीखता ही रहता है, और वही आप आगे कहाँ तक पढ़ लिए सर? आप कहाँ तक पढ़ लिए थे? पढ़ाई जो एकेडमिक है वो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की थी, और जी। पंजाबी में, पंजाबी लिटरेचर में। फिर हिंदी में मैंने ऑनर्स की थी, और उर्दू वाह। में पहले आमोज, फिर ये मैट्रिक का एग्जाम एडिशनल पास आउट किया था। इस तरह ट्रांसलेशन का डिप्लोमा एक किया। तो ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इनके अलावा फिर मैंने तो वो, क्योंकि मेरा शौक इधर था म्यूजिक और डांस में, तो मैंने एक प्राइवेट है यूनिवर्सिटी, प्राचीन कला केंद्र, तो वहां से संगीत भूषण की परीक्षा, वो 3 साल का कोर्स, वो पास आउट किया। और इसी तरह से भरतनाट्यम, वो साउथ इंडियन एक क्लासिकल डांस फॉर्म है, तो वो मेरे गुरु जी हैं, अंजला महर्षि जी, दिल्ली में होते हैं आजकल। तो उनसे मैंने वो जो बेसिक्स है भरतनाट्यम के, वो 3-4 साल वो सीखे। ऐसे ही कथक के मेरे गुरु मरहूम पंडित कन्हैयालाल शर्मा जी, तो उनसे मैंने कथक का कुछ प्रशिक्षण लिया। लोक जी। नृत्य हैं जो, वो मैंने महेंद्र सिंह हैं, वो आजकल ह्यूस्टन यूएसए होते हैं, तो उनसे मैंने पंजाब के कुछ लोक नृत्य सीखे। फिर जब आप उसमें कला में आते हैं, तो फिर आपको जो क्लासिकल सीख लिया ना, फिर ये फोक तो बहुत आसान रहता है। तो फिर तो आप किसी भी अच्छा। स्टेट का, चाहे वो गरबा हो गुजरात का, या नाटी हो हिमाचल की, या लूरी हो, या झूमर हो, घूमर हो राजस्थान, तो ये आपको इजी लगते हैं। बाकी यहाँ तक के इवन वो आपके महाराष्ट्र की लावणी, या नौटंकी की फॉर्म यूपी वाली, तो ये सब फिर इजी रहती है, नृत्य का जहां तक संबंध है। लेकिन मुझे ये था कि जिज्ञासा रहती है कि और सीखा जाए, और लर्न किया जाए, ताकि, अच्छा, लर्न करने का कारण ये है कि आप इंजॉय भी कर पाते हैं। अदरवाइज क्या है कि स्टेज पर कोई परफॉर्मेंस चल रही है, सपोज करो डांस की है, जो नहीं जानते तो कहें क्या है ये, तात इतना वही बार बार, वही वही बार बार वो घूमते, तो उनको नहीं पता लगेगा। तो अगर आपको अपने ये सीखा होगा, फिर वह इवेल्युएट कर पाएंगे आप।
और आपको मूल्यांकन कर पाएंगे और फिर आपको इजी रहेगा कि ये परफॉर्मेंस किस तरह से। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमारे सिंगिंग में है, क्लासिकल राग्स हैं, तो उनके जो है कि ये छोटा ख्याल है, ये बड़ा ख्याल है, तो इसमें ये ताने हैं और ये इसका विस्तार स्वर का कैसे हो गया, ये राग में कौन सा सुर लगाना है, कौन से वर्जित हैं, कौन सा कण लगाना है। तो जब वो आपको सीखे होंगे तो आपको वो जो कभी चलेगा, फिर आपको चाहे फिल्मी गाना किसी राग पे आधारित हो तो फिर वो भी आपको एंजॉय करेगी, आपके अंदर से वो उसका मजा आएगा। तो ये इसलिए सीखना इसलिए भी बहुत जरूरी है। इसी तरह से जब आप थिएटर करते हैं तो कुछ मुख्तलिफ जबानें हैं, जैसे उर्दू की है मुख्तलिफ जबान। अब उर्दू में अगर आपको नहीं उनके प्रोनाउंसिएशन तलफ़ुज़ उच्चारण नहीं मालूम तो फिर आपको वो नुक्ते वाली जो ना, तो खुदा, खैर और ये जो जरूरत, लाजमी, इस तरह के जो अल्फाज हैं तो उसका जो तलफ़ुज़ है, उच्चारण है, वो आप सही नहीं कर पाएंगे। इस तरह से अगर आप हिंदी में हैं तो आपको वो जो घनिष्ठता है या मस्तिष्क है या इस तरह से है, तो वो जो शब्द हैं, जो अल्फाज हैं, तो वो सीखने आपको पड़ेंगे तो आदमी सीखता ही है। तो मैं तो कहता हूं कि बंदा सारी उम्र सीखता ही रहता जी। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। वैसे भी वैसे भी तो आप लोग हम लोग सीखे है ना, तो मतलब है तुम वाह सीखो तो सीखते रहो। वाह वाह, सीख का मतलब है सीखते रहो, सीखो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सीखना जी मतलब ही होता है सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो। जी जी करते रहो, जी। करते रहो ताड़े करते रहो, वेग वेग के बिल्कुल, लोग भी करना चाहते हैं। वो नेचुरली वो जो सीखेंगे उसको आप और करेंगे, तजर्बे में लाएंगे और तजर्बा बढ़ेगा, आप और करेंगे उसमें और ऐड करेंगे। वो बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे वो पहले बड़े बड़े रेडियो थे लोहे के, फिर लक्कड़ के आए, फिर छोटे ट्रांजिस्टर आ गए, इस तरह से वो छोटे पहले पेजर आ गए, फिर वो मोबाइल आ गए, फिर वो बड़े मोबाइल, आजकल स्मार्टफोन है। और इसी तरह से टीवी पहले ब्लैक एंड व्हाइट होते थे, शटर वाले, खोलो ऊपर जाके एंटीना घुमाओ तो वो बारिश 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 वो ठीक हो जाती थी। फिर वो कलर्ड आए ट्यूबों वाले वो टीवी, और उसके बाद और आगे फिर अब तो एलसीडी, एलईडी और पता नहीं क्या स्मार्ट टीवी, क्या क्या कुछ आ गया है। तो ये पिछला तजर्बा जब लगाते हैं, अमल में लाते हैं, तो फिर उसके साथ और सीखते हैं और आगे करते हैं। तो इस तरह से ये जो क्रम है ये चलता रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया बात की है आदरणीय सिद्धू साहब आपने। और एक बात जो है मैं यहाँ थोड़ी सी जोड़ना चाहूंगा, मेरे मन की बात हो जाती है कि इरशाद। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। आपके मन की बात तो वो आनी चाहिए ना। वो आ जाती है कि जो भी काम करना है ना, अपनी खुशी के लिए मत करो, दूसरे की खुशी के लिए मत करो। तो क्यों करो, कैसे करो, कैसे कर पाएंगे, उल्टी बातें होगी ना दोनों। अब जी बीच की बात है, खुश होके काम करो, जी। तो खुद को भी खुशी मिलेगी, सामने वाले को भी खुशी मिलेगी, और जो देख रहा है उसको भी खुशी मिलेगी। क्या बात है, आपने तो हमारे मन की बात छीन ली कि समय तो निकालना ही है जिंदगी का। रो के भी काट लो तो चाहे हंस के काट लो, तो फिर क्यों ना हंस के ही काट लिया जाए, खुश होकर ही। हाँ, अब ये मैं सवाल पूछने वाला था, आपने जवाब पहले दे दिया। अब मैं अब कैसे सवाल पूछूं आपसे सिद्धू साहब? तो आप जवाब देते रहो, मैं बाद में सवाल जोड़ता रहूं। ये भी बड़ी मजेदार रहेगी। नहीं तो मैं अभी पूछने वाला था एक, चलो पूछ लेते हैं। जवाब पहले दे दिया, कोई बात नहीं है, सवाल बाद में आ जाता है। होता है कई कोई बार। बात नहीं। जी। जितने भी ये अपने कलाकार देखने में आए हैं, जैसे आप स्टेज शो करते हैं, उसमें अलग अलग रोल के अनुसार अभिनय करना पड़ता है। जी बेशक आप कितने हंस रहे होंगे पर्दे के पीछे, लेकिन वहां रोने का सीन है तो रोने का करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पीछे पड़ेगा। जितना मर्जी रो रहे हो, लेकिन वहां हंसने का तो वहां हंसने का करना पड़ेगा। जी। लेकिन एक चीज है, जैसे भंगड़ा वगैरह करते हैं, हाँ हाँ। हम्म, जी इसमें जितने कलाकार होते हैं, किसी हाँ भी स्टेज के ऊपर देखे हैं मैंने, हाँ हाँ। हैं, बेशक किसी के घरेलू फंक्शन में हो या किसी की ब्याह शादी में भी हो या कहीं स्टेज पे भी,
ये क्या है कि हमेशा इनके चेहरे खिले रहते हैं, हंसते रहते हैं, इसकी क्या ये 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 राज आपने है बड़ा इसका? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। देखिएगा, हमारे 9 रस हैं, वो जिंदगी में भी आते हैं और नृत्य में भी आते हैं। वैसे तो हम सब नृत्यकार ही हैं, जितने भी हम लोग हैं, नृत्यांगना है या नृत्यकार हैं। क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो ये दिल, ये रिदम में दिल धड़कता है ना, तो ये रिदम में धड़कता है, तो रिदम, ये पल्स आगे पीछे हो जाए तो मुश्किल हो जाती है। कहते हैं वाह। कोई इसको हार्ट की प्रॉब्लम हो, ये हो गया। हम चलते हैं तो वो बाकायदा एक रिदम में, ताल में चलते हैं। अगर वाह। टांग टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो ये फिर वो लगता है कि कुछ हो गया। तो और ये हम्म। हम जिंदगी से सीखते हैं। जो नृत्य है ना, तो ये पांचों हमारे जो छोटे छोटे ये रोम है, या पांव से लेकर सर तक, तो ये सारा डांस में, रिदम में ही है। हम जब विचरते हैं नृत्य में ही विचरते हैं। अब जैसे हाथी चलता है वो मस्त चाल, ये है ना, तो आपने देखा होगा कि कई औरतें हमारे डांस में वो यूं चलती हैं, शान से, एलीट क्लास की। और इस तरह से जो हिरण है, तो वो चुंगियां भरता है भाग भाग कर, टिक 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 टिक, रुक जाता है, फिर आगे करता है, फिर रुकता है, फिर भागता है, फिर रुकता है। तो ऐसे जो शोख हसीनाएं या शोख लड़की नृत्य में जो करती है, तो वो ऐसे रुक गई, टिक 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 टिक, रुकी, ये तो ये नृत्य तो हमारे इसमें है। और ये कहीं से लेना नहीं पड़ता, कुदरत ने हमें दे रखा है। और बिल्कुल बिल्कुल। अबंडेंस, देखिए, वो जो ये जब हवा चलती है तो वृक्ष की जो टहनियां होती हैं, तो वो यूं झूलती हैं। तो हाँ। हम जब डांस करते हैं तो हम यूं नृत्य करते हैं, है ना। तो ये वहां से सीख लिया। तो इसी तरह से मैंने अभी आपको ये इसका बताया था, हाथी का हम्म। या इसका, तो ये वहां से सीख लिया। अब कोयल जब बोलती है, कू कू, तो ये सारे गा मा, तो ये माँ, तो ये सुर भी वहीं से हमने लेते हैं। गधा जब भीगता है, तो ये वो जो है धा धा धा, सारे गा मा पा धा धा, तो ये दा- इसी तरह से। और जब ताल है, अब देखो, पहाड़ से कई बार कोई कोई पत्थर गिरता है, दुगड़ 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 धम। अब ये धम है, ये हमारा सम है। तो ये हाँ। उसमें हमारे वो सारे आ जाते हैं कि ये धागे ना थे ना थे, धागे ना थे। तो या वो ये धाती न धाती न धाती न धाती न, ये दादरे वाला है, या ये ना दे दिन ना दे दिन ना। तो ये सारे जो है ना, ये सारा कुछ ये हमने कहीं से नहीं लेना पड़ता। ये हमारी नेचर में बॉडी मौजूद में है। है, कुदरत में है, सारा कुछ है। और हम, वो कुदरत नचाती है और हम नाचते हैं। तो तभी तो वो जो ब्रह्मांड है वो ही पिंड है, गुरबाणी में आता है ना। तो ये सारे ब्रह्मांड में है, वो हमारे अंदर भी है। तो वो बिल्कुल। भगवान को ऊपर से, वो नीचे से ऐसी कोई शक्ति नहीं है। आप में भी है, इसमें भी है, कण कण में है, घाट घाट में है। तो वो इसी से वो कुदरत बनती है ना, भगवान बनता है। अब जब आरती करते हैं गुरु नानक साहब, बाबा नानक, वो वहां पे जगन्नाथपुरी में, गगनमय थाल रवि चंद है है ना, गगन में थाल रविचंद बने, तारिका मंडल जनक मोती, धूप मलयान लोहन, पवन चवरो करे। तो ये सारा जो है ना, सार जो हमें दिखाई पड़ता है खुली आंखों से या बंद आंखों से, तो ये सारा कुदरत का हिस्सा है। हम उसका एक छोटा सा कण है कुदरत का। तो ये कुदरत से लेते हैं तो कुदरत को देते हैं, इसमें हमारी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ, ये जो सीखने की बात आपने कही थी, ये जैसे हम सलीका सीखते हैं, करीना सीखते हैं, जिन्हें इंग्लिश वाले बोलते हैं कि ये जी टेबल मैनर्स हैं, ये फला मैनर्स हैं, तो वो आदमी सीखता है। इस तरह से हम, ये स्टेज की ये बंदिश है कि ऑडियंस इस तरह बैठी है, तो हम उस तरह की कंपोजिशन बना लेते हैं, ऐसे ही चलते हैं। ये सीखने सिखाने का टेक्निकली थोड़ा बहुत रहता है। अदरवाइज आपके अंदर है। छोटा बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा, तो वो उसको उसका मम्मी या पापा उसको पूछते हैं, बेटे तू किसका बेटा है, मम्मी का है या पापा का है। अच्छा, अब वो बच्चा अपना इमेजिनेशन करता है, पॉलिटिक्स कह लीजिए, या दिमाग रहता है कि इमीडिएटली, फौरी तौर पे मुझे किससे फायदा है।
अगर बोले कि मम्मी से फायदा उसको लगे तो मैं मम्मी का बेटा हूँ, तो अगर लगे कि पापा से तो मैं पापा का बेटा हूँ, तो ऐसे बोलता है ना, तो क्या एक्टिंग करता है वो। और ये एक्टिंग हाँ। हमारे बचपन से शुरू हो जाती है और ये वाह। सारी उम्र चलती है। आप लोग बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, शर्म एक्टिंग कर रहे हैं, और ये थ्रू आउट लाइफ ही चलती है। अब देखिए, अब दुकानदार है कोई, तो उसका एक कोई कस्टमर उसके साथ बनती नहीं है, वो चाहे उसके पड़ोस में रहता हो, तो उसका दिल लगता है मैं इसके माथे लगूं, ये मेरे सामने भी आए। लेकिन अब वो कस्टमर बन के आया है उसके घर, उसकी दुकान पे। अब उसने वो अपना सामान भी बेचना है उसको, तो फिर वो क्या करेगा, अपने नौकर को बोलेगा, ए काका इधर आ, पानी छड़, ओ लेके आ, बाबू जी आए ने, बैठो बाबू जी बैठो। अब क्या है, वो एक्टिंग कर रहा होता है, वाह। वाह, शर्या में एक्टिंग बहुत करता है। बढ़िया। उसने अपनी चीज बेचनी है, तो कैसे करेगा। तो हम जन्म से लेकर मरने तक एक्टिंग ही करते रहते हैं, किसी के साथ किस तरह की, किसी के साथ किसी तरह से, दर्जा बदर्जा हम रखते हैं। इतना ही नहीं, अब आप फोन पे बात कर रहे हैं, तो फोन पे बात खुशी की कर रहे हैं, तो उधर से एकदम फोन आ गया दूसरा और आपने उठाया, हाँ जी, वो उसको पता चला कि कोई गमगीन खबर है, तो आप हंसते हंसते ना एकदम, ये तो बहुत बुरा हुआ, तब भगवान ने आपसे ही करना था क्या। यानी एकदम आपकी टोन ही बदल जाती है, आप एकदम बिल्कुल। एक्टिंग रियल लाइफ में करने शुरू कर देते हैं, रियल लाइफ में। मैं स्टेज जी की जी। बात नहीं करता, फिल्मों की बात नहीं करता, हम जिंदगी में भी एक्टिंग करते हैं, जिंदगी में भी नाचते हैं। तो वो अगर जैसे वो नचाता है हम नाचते हैं, तो इस तरह से है जी। वैसे तो क्या है कि सिद्धू साहब जी, पांच तत्व का पुतला कहा गया जी है। जी और सृष्टि में भी पांच ही तत्व हैं। और बिल्कुल। वो पांच तत्वों में से एक एक अक्षर लेकर के एक शब्द की रचना की गई है, जिसको हम कहते हैं भगवान। जी भय का मतलब भूमि। जी फिर दूसरा अक्षर आ गया गग्गा, गै। गै का मतलब गगन। जी भय गै बाण, भय का मतलब हो गया वायु, आ जी का मतलब हो गया अग्नि, और न का हाँ मतलब हो गया नीर। तो ये नहीं हो गया नहीं, भगवान। तो ये वो पांचों पानी तत्व तत्व। हमारी सृष्टि में व्याप्त हैं। और वो जी निश्चित रूप से चल और अचल दो प्रकार के जीव हैं धरती पे, और दोनों जी में ही ये व्याप्त हैं। तो वो जी निश्चित रूप से आपकी बात बिल्कुल एकदम सही बैठती है कि ये सब कुछ हमारे भीतर होता है। और आपने बहुत अच्छे तरीके से कुरेद कुरेद के, जैसे नारियल का पानी पीने के बाद उसमें चम्मच मार मार के उसी मक्खन खाते हैं ना, खुर्च खुर्च के बाद निकालते हैं, ऐसे आपने इस चीज का ब्यौरा दिया है। बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही बढ़िया चलो, चीज दी है। मैं अपने एग्जाम्पल भी को बहुत अच्छे दिया आपने। और आपने खुशकिस्मत समझता हूँ कि आपको कुछ अच्छा खास लगा। आपके कोई नाटक जो है बहुत ही पॉपुलर हो, उनमें से कोई बात कहना चाहें आप? अब देखिएगा, अब अगर कोई किसी माँ को पूछे, भाई तुम्हारा फला बच्चा कौन सा सबसे अच्छा बच्चा है, ओ उसको माय क्या गॉड। लगेगा। तो उसको तो सारे बच्चे अच्छे लगते हैं। तो मुझे तो जो भी जो भी एक्टिंग मैक्टिंग करने का मौका भगवान ने कह लो दिया है, जो भी हमने की है थोड़ी बहुत, तो मुझे तो सारे अच्छे लगते हैं। कारण ये है कि हम उसमें अपनी 100% डालते हैं, यानी कोई जी फॉर्मल नहीं करते। जो भी हमें किरदार मिले, हम अपनी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक उसको समझकर तो फिर उसको एनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमें तो वो अच्छा ही लगता है। अब आप कहें कि कौन सा अच्छा है, तो मुझे तो ये बहुत सब मुश्किल लगता है जी इसके ये करना, कि क्यों? क्योंकि अभी क्या था कि जो पटना साहब, अभी हम तो वहाँ नजदीक बिहार में शहर है नया राजगीर, तो सीएम साहब वहाँ के नीतीश कुमार जी ने वो संगत को वो समर्पण किया है, गुरुद्वारा नई बिल्डिंग बनी थी। तो वो है गुरुद्वारा श्री गुरु नानक शीतल कुंड साहब। तो उसके उपलक्ष्य में नाटक था, डॉक्टर हरचरण सिंह जी का लिखा हुआ, और हरबख्श लाटा जी ने उसे निर्देशित किया था, सदगुरु नानक प्रगट है। तो ये साहब श्री गुरु नानक देव जी के जीवन के ऊपर आधारित था, उनकी शिक्षाओं के ऊपर, और उनके वो तमाम जन्म से लेकर और
वो ज्योति उत्सव तक की सभी घटनाक्रम थे उसमें। तो मुझे उसमें एक रोल अभी ताजा किया था, वो शेख इब्राहिम थे बाबा फरीद साहब के, बाबा शेख फरीद की वंशज आगे, यानी उनके गद्दी नशीन। तो जब गुरु नानक साहब थे, क्योंकि बाबा फरीद तो बहुत पहले हुए हैं, तो गुरु नानक साहब 15वीं शताब्दी में, तो गुरु नानक साहब जब वहां उनके पास जाते हैं पाक पटन, तो उनसे वो बाबा फरीद की वाणी मांगते हैं और वाणी लेकर आते हैं। तो बाद में वो संकलित करते हैं बाद में वो। तो एक वो किरदार था, वो सूफी फकीर का किरदार।